आज रोशन से मुलाकात हुई और रोशन की कहानी वाकई बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है और सोचिए CHSL में 1100 समथिंग रैंक है और CGL में भी टॉप 100 में रैंक लेके आएगा। जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है, 7-8 घंटे काम करने के बाद पढ़ाई के लिए वक्त निकालना वाकई मुश्किल होता है और इन्होंने वो चीज़ करके दिखाई है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर ट्रुथ के इस बेहतरीन पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक बेहतर गेस्ट शामिल हुए हैं जो कि SSC का मल्टीपल एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। सो इस पूरे पॉडकास्ट को आप ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होने वाला है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं बेसिकली तो बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन 20-30 साल से झारखंड में रह रहा हूँ। यहीं पे मेरा जन्म और पढ़ाई वगैरह सब कुछ हुआ है। तो मेरा बचपन यहीं पे बीता है और मेरा स्कूलिंग यहीं पे हुआ, ग्रेजुएशन और जितना इंटर वगैरह सब होता है सब मेरा यहीं पे हुआ है। और मैंने, जैसा कि आपको अंशु जी ने बताया होगा, कि मैंने मल्टीपल्स एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, जैसे कि CGL हो गया, CHSL हो गया, GD हो गया, MTS हो गया। SSC के फील्ड में जितने ये सब एग्ज़ाम होते हैं वो सब मैं क्रैक लगभग कर चुका हूँ। और जिस तरह के एग्ज़ाम्स में जैसे मैं एलिजिबल नहीं हूँ, जैसे सिलेक्शन पोस्ट के कुछ पोस्ट में मैं एलिजिबल नहीं हूँ, उस तरह के एग्ज़ाम को फॉर्म नहीं भरता हूँ। स्टेनोग्राफर का मैंने स्किल नहीं सीखा तो वो सब फॉर्म मैं भरता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर एग्ज़ाम निकाल भी दूँ तो उससे क्या है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा और कुछ लोग का सीट चला जाएगा। इसलिए मैं 3-4 तरह के एग्ज़ाम ही देता हूँ। और फिलहाल मैं अभी CHSL के थ्रू JSA के पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ और मेरा अभी यहाँ पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है। तो बाकी की चीज़ अंशु जी आपको जैसे जैसे पूछते जाएंगे मैं आपको अपने बारे में उस तरह से बताता जाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। रोशन भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए इतना कीमती समय अपना निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। वेलकम भाई। और आप बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों से कहा जाए तो सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम निकलता ही नहीं है, बट आपने तो बहुत सारे मल्टीपल एग्जामिनेशन निकाले हैं। तो सबसे पहले रोशन भाई, आप कहाँ से हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं रहने वाला तो बिहार का हूँ। मतलब मेरा पापा मम्मी वो सब बिहार के थे, तो वो लोग इधर आ गए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी जो भी जिनसे उनका चले दिनचर्या, तो वो सब स्टार्ट करके झारखंड में बस गए। और फिर उसके बाद मैं झारखंड में रहने लग गया, यहीं पैदा हुआ, यहीं पे पला बड़ा हूँ और फिर यहीं पे मेरा सब कुछ हुआ। स्कूलिंग वगैरह जैसा बता चुका हूँ, ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ यहीं पे हुआ, पालन पोषण। और मैं मतलब अभी यहीं पर रह रहा हूँ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। और आपका अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है सिलेक्शन? हाँ जी, मेरा अभी ये जो पहला पोस्टिंग है वो जम्मू कश्मीर दिया है, जिसमें बेसिकली मेरा जम्मू में है। मतलब कश्मीर में नहीं बोल सकते, जम्मू के साइड, जम्मू में है मेरा अभी बेसिकली। क्या बात है भाई। भाई एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो, कि आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं, कितना समय लग गया और आप कब से तैयारी कर रहे थे? बेसिकली क्या होता है ना कि मुझे तो मतलब जब मैं आज से लगभग 2 साल हो गया, 2 साल पहले मैं स्टार्ट किया तैयारी और लगभग अक्टूबर 2022 में लगभग स्टार्ट किया था। अक्टूबर या नवंबर 2022 में स्टार्ट किया था और मेरा एग्ज़ाम क्रैक होते होते नवंबर ही 2024 नवंबर में मेरा एग्ज़ाम क्रैक होने लग गया, सारा का सारा लगभग 2-3 एग्ज़ाम जैसे कि निकलते गए स्पीड में। जैसे मैं GD का तैयारी कर रहा था, GD का पहले तैयारी कर रहा था, GD का एग्ज़ाम मेरा लगभग 6-7 महीने में हो गया था क्लियर। लेकिन GD में ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि और आगे मेरा चांस है। तो तैयारी देखिए, आप अगर किस एग्ज़ाम की कर रहे हो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आपको टाइम उतना ही उस हिसाब से ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप GD कर रहे हो या फिर MTS से कर रहे हो तो हो सकता है आपका 6-7 महीने या 8 महीने में आसानी से एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, अगर आपका बेसिक नॉलेज ठीक ठाक है तो, या फिर तैयारी बढ़िया है तो मुझे लगभग 2 साल लगे। और आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपका अपना एबिलिटी कितना है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना टाइम लगेगा। सबका अपना अपना टाइम का अलग अलग होता है। सही बात है, ये तो बात मैं मानता हूँ कि सभी को अलग अलग टाइम लगता है। वैसे आपने 12th करने के बाद तैयारी शुरू कर दी थी?
नहीं, मैं देखिए क्या हुआ था कि जब मेरा 12th हुआ था 2020 में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं क्या हुआ कि जैसे 12th होने के बाद घर वाले बोलते हैं कि थोड़ा बहुत काम वाम करो, ये सब करो, तो मैं बेसिकली मेडिकल शॉप में एक काम करने लग गया था। 8-10 हज़ार रुपये मिलते थे वहाँ पर, तो वहाँ पर काम करने लग गया था। तो उसके बाद मैं सोचा कि मुझसे नहीं होगा, मतलब कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगा तो छोड़ दूँ, इस तरह सोचने लग गया। अच्छा। उसके बाद फिर जब एडमिशन तो मैंने ग्रेजुएशन में करवा लिया था। ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने के बाद मतलब 2 सेमेस्टर मैंने, जैसे लॉकडाउन टाइप से चल रहा था उस टाइम, तो 2 सेमेस्टर तो पास हो गया मेरा ऐसे ही। उसके बाद तीसरा सेमेस्टर जब आया तो थोड़ा बहुत सेमेस्टर का ही पढ़ाई करता था, वही काम करते करते, लेकिन काम करने मुझे मन नहीं लगा। तो तीसरे सेमेस्टर से मैं पढ़ाई चालू कर दिया इधर का, और इधर का प्रॉपर तैयारी करने लग गया, जो कि 2000 लगभग 22 या वही 22 सितंबर अक्टूबर से आपका होगा। तीसरा या चौथे सेमेस्टर से मैं किया था, तीसरे के लास्ट में, चौथे के स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा, तो ये सारा कुछ सिचुएशन रहा आपके साथ। हाँ। और फिर उसी तैयारी में मैं इधर जुट गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा सेमेस्टर में बैक लग गया। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर मेरा थोड़ा सा नंबर, मैथ ऑनर्स था मेरा। अच्छा अच्छा। तो उसमें मेरा कम मार्क्स आए और उसमें मेरा बैक लग गया दोनों सेमेस्टर में, क्योंकि मैं इधर की तैयारी ज़्यादा करने लग गया तो उधर को बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था उधर। ये ग्रेजुएशन का बता रहे हैं? हाँ, ये ग्रेजुएशन का बता रहे हैं। अच्छा। तो आपने सबसे पहले कौन सा एग्ज़ाम दिया था? सबसे पहले देखिए मैंने जीडी का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा लेवल उतना नहीं है कि मतलब सीजीएल और सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम्स को मैं क्रैक कर लूँ। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जीडी और एमटीएस को टारगेट करा था। लेकिन एमटीएस में मैंने देखा कि वैकेंसी कम आती है और कंपटीशन उसमें भी बहुत ज़्यादा है, और जीडी में देख रहा था कि मैं वैकेंसी ज़्यादा आती है और थोड़ा सा कंपटीशन कम है, और ज़्यादा मतलब एजुकेशन ज़्यादा मतलब तैयारी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। आप मीडियम तैयारी भी करोगे, एवरेज तैयारी, तो आपका एग्ज़ाम निकल सकता है आसानी से। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जीडी का एग्ज़ाम भरा था। और सीक्वेंस में ज़रा बताइए, उसके बाद किसका दिए थे आप? देखिए जीडी के बाद मैं एमटीएस का दिया एक बार, और पहला बार में एमटीएस में मेरा कुछ नहीं हुआ, मतलब उस टाइम 2 या 3 नंबर से मेरा एमटीएस रुक गया था। जीडी में मेरा हो गया था, क्लियर हो गया था उस टाइम ही, और उसके बाद एमटीएस दिया तो उसमें नहीं हुआ। फिर उसके बाद सीएचएसएल में दिया तो मेरा प्री हुआ, क्योंकि सीजीएल तो मैं उस टाइम भर भी नहीं सकता था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैं सीएचएसएल का दिया तो प्री मेरा हो गया। प्री में 169 मार्क्स उस टाइम भी थे मेरे। अच्छा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब लगभग 8-9 महीने की तैयारी उस टाइम तक हो चुकी थी मेरी। तो मेरा लगभग 169 मार्क्स थे उस टाइम भी प्री में। उसके बाद मैं मेंस में गया, तो मेंस में मेरे को आइडिया ज़्यादा था नहीं, बताने वाला कोई था नहीं, तो उसमें मेरा टाइपिंग में मेरा इशू हो गया, और टाइपिंग मतलब मैं रह गया। इसमें थोड़ा स्पीड ज़्यादा मांगता है सीएचएसएल में, तो उस टाइम मेरा रह गया था। उसके बाद फिर मैं फिर से जब दूसरा बार हुआ सीएचएसएल का, उसके बाद मैं एमटीएस और जीडी भरना छोड़ दिया, क्योंकि मेरा टारगेट अब रह गया कि सीएचएसएल में हो करना है। क्योंकि जीडी का थोड़ा सा मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था जीडी में, और एमटीएस में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता था, और उस टाइम वैकेंसी भी कम आती थी, 1500-1700 के आसपास। और एमटीएस भी देना मैंने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी दोबारा एमटीएस दिया, तो उसमें फिर मेरा एमटीएस में हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि हवलदार में हुआ था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। एमटीएस में जो हवलदार का आता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, बोला कि चलो 1 साल और दे देंगे, लेकिन थोड़ा अच्छा पोस्ट में ट्राई करेंगे। तो उस तरह से मैंने उसको वाला एमटीएस को छोड़ दिया, और फिर नेक्स्ट सीएचएसएल के लिए लग गया तैयारी करने। और फिर सोचा कि फिर से सीएचएसएल मैंने भरा, लगभग 2023 में सीएचएसएल भरा, मतलब 2023 के लास्ट वाला जो था उस टाइम मैंने सीएचएसएल भरा। और उसके बाद फिर दूसरा मतलब नहीं 2024 में मैंने सीएचएसएल भरा। फिर अच्छा। तो 2024 में जब सीएचएसएल भरा, तो इस बार मेरा 181 मार्क्स बना प्री में। और उसके बाद मैं मतलब कि देखा कि हाँ मार्क्स ठीक है, तो मैं मेंस की तैयारी में लग गया। फिर उसके बाद मैं जब मेंस की तैयारी करने लग गया, तो मेंस की तैयारी में जब जुटा बढ़िया से 2-3 महीना टाइम मिला, तो मेंस मेरा लगभग कंप्लीट हो गया 18 नवंबर को। उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम सीजीएल भी भर दिया था उसी टाइम में, 2024 में। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, मतलब बैक लगा हुआ था, लेकिन जो भी मार्क्स था पहले वाला रिजल्ट आया था उसी हिसाब से मैंने भर दिया था। मतलब रैंडम मार्क्स भर दिए ग्रेजुएशन के, जो मांगता है वो वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगता है आपसे, वो बस मार्क्स पूछता है कि कितना परसेंट आ रहा है। तो आप कुछ परसेंट भी, कोई जो भी आपको परसेंट अच्छा लग रहा है, 60%, 50% अपना डाल के सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो और बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी था कि किस तरह से सीजीएल का एग्जाम दे दिया बिना ग्रेजुएशन में पास किए। तो पास करना पड़ता है, और अगर आप चाहो तो रैंडम मार्क्स भी वहाँ पे डाल के, परसेंटेज डाल के आप सीजीएल का फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हो। और वहाँ पर मैं जब सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया 2024 नवंबर में मेरा मेंस हुआ था, तो मेंस मेरा क्लियर हो गया वहाँ पर।
तो और सीजीएल का भी प्री मेरा क्लियर हो गया था। सीजीएल में मेरा 182 मार्क्स बना था रॉ 200 में, और जिसमें कि मेरा तीनों में फुल मार्क्स थे, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में तीनों में 50 थे मेरे मार्क्स। और फिर उसके बाद जीके में बस 30 नंबर थे 50 में, बाकी तीनों में फुल थे। तो मैं उस टाइम फिर से सीजीएल की तैयारी भी करने लगी, क्योंकि मेरा सीएचएसएल मेरे को लग रहा था निकल जाएगा। फाइनल रिजल्ट उस टाइम तक नहीं आया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि सीएचएसएल मेरा क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद मैं 18 जनवरी को मेरा मेंस था सीजीएल का, तो सीजीएल का मेंस दिया मैंने। तब तक मैं देखा कि फरवरी में सीजीएल का मेंस दे दिया मैंने, देखा ठीक ठाक गया। उसके बाद फरवरी में जब आया, तो फरवरी में जब देखा रिजल्ट आया, तो देखा कि उसमें मेरा सीएचएसएल का क्लियर हो गया और फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम है। अच्छा। उसके बाद फिर सीजीएल का भी रिजल्ट कुछ दिन में आ गया, उसमें भी देखा मेरा नाम है। तो उस तरह से मेरा लगातार एग्ज़ाम क्लियर होते गया। तो यही थी मेरी मतलब किस तरह से मैंने एग्ज़ाम्स को देना हाँ, मल्टीपल आप एग्ज़ाम को इस तरीके से क्रैक किया। हाँ, कैसे क्रैक किया। और प्रॉब्लम क्या हुआ था वहाँ पे जब सीजीएल का वेरिफिकेशन हो रहा था, डीबी हो रहा था? तो देखिए, सीजीएल का डीबी में मतलब मैं पोस्ट प्रेफरेंस डाला ही नहीं। अच्छा। क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस डालने से किसी एक जन का सीट जा सकता था, इसीलिए मैंने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डाला। मेरे मार्क्स 336 बने थे, 335 कट ऑफ गया था कम से कम। पीए से मुझे मिल सकता था आसानी से। सीजीएल का मतलब सबसे लास्ट पोस्ट कट ऑफ गया था, उससे मेरा ऊपर था मार्क्स, तो उसमें पीए से मुझे आसानी से मिल सकता था। लेकिन मैं नहीं डाला कि अगर बाय चांस कुछ अच्छा भी मिल जाए तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो देखिए क्या होगा, डीबी के टाइम पे आपको फिर दिखाना पड़ेगा मेरा बैक लगा हुआ है ये वो, तो उसमें दिक्कत आएगा। अब तो किसी का सीट खराब हो जाएगा, इसलिए मैं पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डाला था। अच्छा, ये तो खैर आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डाला। वाकई में एक सीट फालतू चला जाता। तो भाई सबसे पहली बात तो जब आपका सीजीएल निकल गया, आपने अपना नाम भी वहाँ पे देखा, बट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस समय कैसा फीलिंग हुआ? देखिए क्या है कि कुछ चीज़ होती है जो समय से पहले नहीं मिल सकता, उसी वही होता है कि जब तक आपका समय नहीं आएगा तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो आप तो जान ही रहे, ग्रेजुएशन में मेरा बैक लगा हुआ था, तो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरे, तो वो उसके पीछे मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि चलो अगर मेरा बैक क्लियर रहता तो आज हो जाता, एक अच्छा पोस्ट मुझे मिल जाता, आज हो जाता, उसमें भी, इसमें भी हो गया तो उसमें भी हो जाता तो अच्छा लगता और ज़्यादा। सही बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यही सोच के चल रहा हूँ कि चलो इस बार नहीं तो अगली बार तैयारी अगर जारी रखेंगे हो जाएगा, तो अगला बार अच्छा पोस्ट में मिल सकता है आसानी से। सही बात है। इसलिए बस यही सोच के थोड़ा सा अपने आप को समझा रहा हूँ। आपने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी और एमटीएस सबको कैसे मैनेज किया? क्या एक ही स्ट्रेटजी से पॉसिबल है? देखिए हाँ, सारा देखिए इस जितना भी एग्ज़ाम्स है एसएससी का लगभग, अगर आप सबका पैटर्न देखें तो सेम है। अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर, सीजीएल का और सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। वो चाहे एसएससी, एमटीएस हो, जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, फेज वाला एग्ज़ाम होता है वो, सिलेक्शन पोस्ट वाला हो, या फिर सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, सारा जितना भी एग्ज़ाम होता है सारा का पैटर्न सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, क्वेश्चन का लेवल भी सेम होता है। और जीडी और एमटीएस को अगर छोड़ दें तो उसमें बस कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, बाकी सब उसमें भी ठीक ठाक रहते हैं। बाकी सीएचएसएल, सीजीएल, फेज 11, सीपीओ वगैरह क्वेश्चन सारे के सारे का लेवल सेम रहता है। अच्छा। तो एक एग्जाम का अगर आप टारगेट करोगे तो सारा एग्जाम आपका ऑटोमेटिक निकलेगा। इसलिए मेरा मतलब ऐसा हुआ कि सारा एग्जाम निकलते चला गया जो मैंने भरा। अच्छा, और इसकी पढ़ाई आपने कहाँ से की है? कोचिंग किया है या ऑनलाइन क्लासेस किया है? देखिए इसकी पढ़ाई मतलब मैं जब स्टार्ट किया था पढ़ाई करना, तो 1 महीने में इधर जो लोकल कोचिंग होती है, ताकि इसका बेसिक आइडिया मुझे मिल जाए कि जनरल कंपटीशन होता है क्या है, तो उसके लिए मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी। लेकिन वहाँ पर 1 महीने ज़्यादा मैं नहीं टिक पाया, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है उस तरह से। क्योंकि कोचिंग वगैरह में क्या होता है ऑफलाइन कोचिंग में कि आपको लगेगा कि सही हो रहा है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अब बच्चे लोग वहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं 1 महीने तक वहाँ कोचिंग गया, उसके बाद मैंने यूट्यूब खोला, कोई कोर्स नहीं लिया, यूट्यूब से देखा फ्री सोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं मुझे, एकदम फ्री सोर्सेज से पढ़ा, जिससे पढ़ सकता था, बस सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा और बाकी कहीं से नहीं पढ़ा। केवल यूट्यूब से? हाँ, केवल यूट्यूब से। कोई पेड बैच वगैरह? देखिए पेड बैच मैंने मेंस के टाइम पे बस एक लिया था, वो अभिनय सर का बैच था मैथ का। वो भी पेड बैच से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, क्योंकि उतना टाइम बचा नहीं था मेंस में, क्योंकि मेरा देखिए ऑटोमेटिक ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हुआ था और सिलेबस कंप्लीट हो चुका था फ्री बैचेस से, मतलब जो यूट्यूब का फ्री बैचेस होता है वो सब से हो चुका था। तो मुझे लगा कि चलो एक बार प्रैक्टिस के लिए पेड बैच ले लेता हूँ, लेकिन पेड बैच का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसको ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया। तो आज तक मैंने जितना किया सब फ्री से किया, चाहे वो जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या मैथ हो, सारा कुछ यूट्यूब से फ्री किया है। और वो मैंने अपने चैनल पर बता रखा है कि कैसे किया है। अच्छा, आपने
तैयारी तो कर ली, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट प्रैक्टिस के लिए क्या किया था? देखिए, प्रैक्टिस के लिए क्या होता है कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करते हो फिर प्रैक्टिस करते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाता है। आपको सिलेबस के साथ चैप्टर वाइज जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो चैप्टर के साथ साथ ही आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप जब पढ़ रहे हो तब एक बार प्रैक्टिस कर लो साथ साथ में। क्वेश्चन जब टीचर सॉल्व करवा रहे हैं या फिर आप कर रहे हो तो साथ साथ में करते चलो। उसके बाद आपको टीचर्स की ज़्यादा मदद नहीं लेनी, आपको खुद से याद करना है कि टीचर्स वहाँ पे कैसे बताए थे। उसके हिसाब से जब दूसरा बार आप गो थ्रू करोगे तो प्रैक्टिस करनी। एक बार के प्रैक्टिस में आपको कुछ नहीं होगा, कम से कम 2-3 बार सब चीज़ को पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ताकि सब चीज़ मैक्सिमम चीज़ आपको रटा जाए। और रटाने के बाद क्या होगा कि आपको एग्जाम में जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, तो कम टाइम के कारण आपको मैक्सिमम चीज़ रटी हुई होनी चाहिए। तो रटी हुई होने के कारण क्या होगा कि आपको कम टाइम में ज़्यादा मार सकोगे। और 2 से 3 बार कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बुक से प्रैक्टिस करिए या फिर टेक्स्ट बुक ऐप है कि उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐप है इस तरह के, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए वो सब प्रेफर कर सकते हैं। मैं बुक से किया था प्रैक्टिस, और साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाता था, तो मॉक टेस्ट के थ्रू थोड़ा सा आपको हेल्प जरूर मिलेगा। मॉक टेस्ट किससे लगाते थे? देखिए, मॉक टेस्ट के लिए मैं 2-3 प्लेटफॉर्म प्रेफर करता था, जैसे बायजूस से इंग्लिश का हो गया, और टेक्स्ट बुक से हो गया मेरा फुल मॉक टेस्ट हो गया, और ओली बोर्ड हो गया। ओली बोर्ड से भी मैं फुल मॉक टेस्ट लगाता था, वीकली वाला, जो सप्ताह में एक बार आता है। जैसे आज सैटरडे है तो सैटरडे को आज इस तरह से सैटरडे और संडे को आता है, लाइव होता है फ्री में वीकली टेस्ट। हाँ, लाइव होता है, वो वाला लगा लेता हूँ। टीयर 1 और टीयर 2 की तैयारी में मेन फर्क क्या होता है? देखिए, टीयर 1 और टीयर 2 की तैयारी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बेसिकली लगभग सेम ही होता है। टीयर 1 में थोड़ा होता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम रहता है, जो कि 2-4 क्वेश्चन में फर्क पड़ता है। ज़्यादा क्वेश्चन आपका हाई लेवल का नहीं रहता है, मेंस में प्री जैसा ही रहता है। लेकिन 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ्स के या रीजनिंग के, जैसे मैथ्स में आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जैसे चैप्टर्स प्री में नहीं आते हैं, मेंस में आते हैं। और रीजनिंग वगैरह में आपका जो एनालिटिकल रीजनिंग होता है एक पार्ट, वो आपका प्री में नहीं आता है, वो मेंस में आता है। तो कुछ चीज़ चेंज रहता है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, नॉर्मल सा चेंज रहेगा। और इंग्लिश में बस कॉम्प्रहेंशन सेक्शन को एक्स्ट्रा डाला जाएगा, क्लोज टेस्ट के साथ साथ कॉम्प्रहेंशन भी डाला जाएगा। तो वो सब होता है। और जीके जीएस लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज दे देता है 1-2 जीके जीएस, तो ज़्यादा चेंज नहीं होता है। अगर आपका तैयारी ठीक है तो प्री और मेंस में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ओके। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, इन चारों में आपका सबसे स्ट्रांग और वीकेस्ट सब्जेक्ट क्या था? देखिए, ये चारों में से अगर मेरा सबसे स्ट्रांग बताएं तो मेरा रीजनिंग देखिए अच्छा ही था। और रीजनिंग को सबसे स्ट्रांग तो सब बोलता है मेरा रीजनिंग अच्छा है, तो रीजनिंग को अगर साइड कर दिया जाए तो मेरा मैथ और इंग्लिश बेहतर था, जिसमें कि इंग्लिश मेरा सबसे स्ट्रांग है। मैथ्स में मैं कुछ क्वेश्चन में फंस भी जाता हूँ, लेकिन इंग्लिश मेरा अच्छा है। तो और जीके जो है मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है। और लोग जैसा बोलते हैं कि बिहार के लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई इंग्लिश बिहारी लोग को आता है, बस आप लोग को ऐसा मन में डाल दिया गया है कि बिहारी लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो मैं भी बिहारी हूँ, और मेरा भी इंग्लिश में आज तक जितना भी एसएससी का एग्जाम दिया सारा में फुल मार्क्स रहा है। सारा में फुल मार्क्स हो या मेंस हो? क्या बात! हाँ, सारा में फुल मार्क्स रहा है। बहुत बड़ी बात है भाई। आपने मल्टीपल एग्जामिनेशन निकाले, फुल मार्क्स आप लाते हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब बेहतरीन आपका रिजल्ट, घर वाले काफ़ी खुश होते होंगे। जी, आप घर वाले देखिए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो घर वाले भी खुश होंगे, और जो कभी नहीं जानते थे वो भी आपको पूछने लगेंगे थोड़ा आपका परफॉर्मेंस देख के। तो आप इस तरह से अगर आपका अपने लाइफ में अपना सुधार करोगे तो लोग भी आपको जानने लगेंगे और पूछने लगेंगे, और तारीफ तो करेंगे ही अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो। आपने कितने घंटे डेली पढ़ाई की और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की? देखिए, मैं क्या होता था कि डेली अगर एवरेज निकाल दूँ तो 6 से 7 घंटे कम से कम एवरेज अगर निकाल दूँ तो उतना तो मैं पढ़ता ही था, 6 से 7 घंटे। अब वो एक बार में लगातार नहीं पढ़ता था। अगर सुबह में 1 घंटा पढ़ लिया, मैं थोड़ा काम वगैरह भी करता था, अपने पापा के दुकान पे रहता था। किस चीज़ का दुकान? सुबह से लेके 2, देखिए मेरा फास्ट फूड का दुकान है पापा का। अच्छा। तो उस पर मैं रहता था सुबह से लेके दोपहर 1-1:30 बजे तक रहता था। मैं मतलब आपको बताया भी होगा, आप अगर आप मेरे चैनल में वीडियो वगैरह देखते होंगे तो सुबह 1 बजे तक मैं देखिए पढ़ नहीं पाता था। सुबह में कभी कभार आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद 1-1:30 बजे आया घर, उसके बाद लाइब्रेरी जाके 2-3 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद फिर लाइब्रेरी से घर आके 4 या 5 बजे घर आ गया, अगर मान लीजिए 5 या 6 बजे तक वक्त, तो 6 से लेकर 7 तक इधर उधर काम कुछ कर लिया, उसके बाद फिर 2 घंटा पढ़ लिया। उस तरह से 2-3 घंटा कर करके
6-7 घंटा एवरेज मेरा रहा। अगर किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिया तो किसी दिन 2 घंटा ही पढ़ पाया, किसी दिन 10 घंटा पढ़ लिया तो अगला दिन 2 घंटा या 3 घंटा। तो उस तरह से अप डाउन करके आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि लगातार आपका ऐसा नहीं है कि 8-8 घंटा आप डेली पढ़ पाओगे। सही बात। हो सकता है एक दिन आप 15 घंटा पढ़ लो, लेकिन दूसरा दिन 5 घंटा ही पढ़ पाओ। तो उस तरह से आपको मैनेज करना होगा। उतार चढ़ाव होते रहेगा, आपको बस लगे रहना कंसिस्टेंटली। रोशन भाई, आप काबिले तारीफ हैं। आप इतना सारा चीज़ मैनेज किए हैं, उसके बावजूद इतना सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो काबिले तारीफ हैं आप। और अगला सवाल है, क्या एसएससी बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़े अनफेयर हो सकते हैं? जी, बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनफेयर हो सकते हैं, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स में क्या होता है ना कि आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जैसे हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। लेकिन जैसे कि ये सब चीज़ में तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो रहता है ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी वगैरह वाला, वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। मतलब जो भी क्रूशियल डेट है उससे पहले का होना चाहिए। 3 साल तक एक्सेप्ट पहले करता था, लेकिन मेरे हिसाब से अब 1 साल तक का ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अब इन लोग लेटेस्ट वाला मांगने लग गया है। तो उसमें अनफेयर हो सकते हैं कि किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना भी एक्सेप्ट कर ले और आपका अगर लेटेस्ट रहे तो भी एक्सेप्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अगर क्रूशियल डेट के बाद का रहा या फिर बहुत पहले का रहा। अच्छा। तो किसी का एक्सेप्ट हो भी सकता है, किसी का नहीं हो सकता, अनफेयर हो सकते हैं बिल्कुल। अच्छा। एनआईसी में आपकी करंट पोस्ट क्या है और जॉब प्रोफाइल कैसा है? देखिए, एनआईसी में मेरी अभी करंट पोस्ट जेएसए की है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। अच्छा। तो इसमें जॉब प्रोफाइल आपकी एक डेस्क जॉब रहेगी, आपके सामने अपना सिस्टम रहेगा, पीसी रहेगा, आपका एक केबिन टाइप से बना हुआ रहेगा, जो जिस तरह से ऑफिस होती है उस तरह से रहेगी। आपको बैठ के उसमें जो भी ज़्यादा काम नहीं होता है, आपको सिर्फ जो डेटा वगैरह वही सब मैनेज करना है। एनआईसी का मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो उसमें आपको जो ऊपर से भेजा जाएगा ईमेल वगैरह, उसको बस वेरीफाई करके रिप्लाई वगैरह करना। ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, नॉर्मल सा बेसिक काम होता है। तो आपकी ज्वाइनिंग कब हो रही है यहाँ पे? देखिए, मेरी ज्वाइनिंग तो लगभग 25 जुलाई तक है लास्ट डेट, लेकिन मैं 6 तारीख को जाऊँगा यहाँ से और 8 तारीख को मैं ज्वाइन कर लूँगा वहाँ पर अपने ऑफिस में। अच्छा। तो ज़रा सा आप इसकी जो सैलरी होगी आप बता सकते हैं कितनी हो सकती है? देखिए, मैं सैलरी एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे सकता हूँ कि इसकी सैलरी मतलब वेरी कर सकती है। जैसे कि 35 से 45, 50, वो डिपेंड करती है कि आपको कहाँ पोस्टिंग मिली है, और तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो इससे 35 से 45 या 50 के आसपास जा सकती है, मिनिमम 35 और 50 तक जा सकती है। अच्छा। अगला सवाल है, क्या आप कुछ ऐसा सजेस्ट करेंगे जो एस्पिरेंट्स गलत करते हैं प्रिपरेशन के दौरान? देखिए, क्या होता है कि मैक्सिमम लोग सिलेबस को देख के डर जाते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस है तो कैसे कंप्लीट होगा, और कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें भटक जाते हैं। 3-4 महीने बढ़िया तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर भटकने लग जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा, या फिर उसका नहीं हुआ तो मेरे से कैसे होगा, वो टॉपर था उसका नहीं हुआ। तो वो सब दूसरों को देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। और जो आप पढ़ रहे हैं 4-5 घंटा, 6 घंटा जो भी पढ़ रहे हैं, उसको आपको कंटिन्यू रखना है। भले एक दिन गैप हो जाए बीच में, लेकिन उसके बाद फिर आपको स्टार्ट करना है अगले दिन से जहाँ से आप ख़त्म किए थे, और आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। ये 6 महीना या 3 महीना का प्रोसेस नहीं है मेरे हिसाब से, ये लंबा प्रोसेस है, आपको टाइम लगेगा ही। तो इसलिए इसको छोड़े ना बिल्कुल बीच में, अगर आपको मन है पूरा करने का तो। सही बात है, और बहुत ही अच्छा सजेशन आपने दिया है। कौन से फ्री या पेड रिसोर्सेज आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किए थे? देखिए, मैं तो आज तक पेड रिसोर्सेज बोला हूँ, जैसे कि आपको कि ज़्यादा पेड रिसोर्सेज का मैंने यूज़ नहीं किया। बस एक मेंस के टाइम में मैथ का बैच लिया था, वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो फ्री रिसोर्सेज के मैं बारे में बताऊँगा। तो मैंने जितने भी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर एक टाइम पे पड़े हुए थे, अभी तो कुछ टीचर्स ने हटा लिए हैं। प्लेलिस्ट नहीं है, अब सिर्फ वीडियो है। वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन प्लेलिस्ट के फॉर्म में नहीं मिलेगा। पहले प्लेलिस्ट बना हुआ था उस टाइम मैं जब देख रहा था। तो मैथ्स में मैंने जैसे कि A to Z क्वांट बैच होता है अभिनय सर का, वो कंप्लीट किया था। उसके बाद इंग्लिश में रानी मैम का A to Z ग्रामर, A to Z वोकैब, अच्छा। और उस तरह से ग्रामर और वोकैब कंप्लीट किया। कॉम्प्रहेंशन के लिए दूसरे निमिषा बंसल टीचर एक है, उनको मैं फॉलो किया। और जीके जीएस के लिए रैंडम टीचर्स को फॉलो किया, जिन्होंने देखा कि अच्छे से
लंबे तौर तरीके से डिटेल में पढ़ा रखा है, उन सबको फॉलो किया। और रीजनिंग के लिए मैं आकाश चतुर्वेदी और रितिका तोमार के वीडियोस को रेगुलर देखता था। जो टॉपिक्स मुझे समझ में नहीं आती थी उन सबको देखता था, और इस तरह से मैंने फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करके अपना कंप्लीट किया तैयारी। अच्छा अच्छा, एक ऐसा मिथ जो एसएससी एस्पिरेंट्स को तोड़ देना चाहिए। देखिए, यही मिथ है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, या फिर इतना कंपटीशन है, ये सब सोच के आपको अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप में है उतना हुनर, या फिर आप मेहनत उतना कर सकते हैं, तो इसमें लगे रहिए। या फिर नहीं अगर लग रहा है तो कोई अच्छा सा डिग्री करके अपना प्राइवेट जॉब में लग जाइए, क्योंकि वो सब भी खराब नहीं है। आप अपना मिथ हटा दीजिए कि मेरा नहीं होगा। आपको लग रहा है कि कर पाएंगे तो कर लीजिए, एकदम पूरा जी जान लगा दीजिए। क्योंकि अगर होना रहेगा तो आपको एक सीट चाहिए, क्योंकि 10,000 सीट अगर निकल रहा तो आपको 10,000 में नहीं करना, आपको एक सीट चाहिए बस। उसके लिए आपको टारगेट करना है 50 लाख फॉर्म भरे या 1 करोड़ भरे, उससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको। सही है। अच्छा, एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स जो 3-4 साल से ट्राई कर रहे हैं, उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं बोलना चाहूँगा उनको बस यही कि आप लोग का देखिए तैयारी लगभग ठीक है। जो भी 2-3 साल या 4 साल लगा दिए हैं वो लोग का मेरे हिसाब से तैयारी बहुत बढ़िया ही होगा। तो आप लोग या तो 2 नंबर या 4 नंबर से छट रहे होंगे, उस तरह से कुछ हो रहा होगा, या फिर कुछ पॉइंट नंबर में भी कोई छट रहे होंगे। तो आप लोग क्या करना है कि अपना तैयारी कंटिन्यू रखना है, लेकिन अपना थोड़ा स्ट्रेटजी में चेंज लाना होगा। आपको देखना होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप बस वही पुराना चीज़ को किए जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा कि आपसे मिस्टेक कहाँ हो रहा है, गलती कहाँ हो रहा है, और आप क्या अपग्रेड करके और सबसे आगे निकल सकते हैं, और किस टीचर से कितना सीख सकते हैं, या फिर कहाँ से आप कितना ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिस सही सोर्स से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या आपसे मिस्टेक हो रहा है, उसको आपको देखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप 4 साल दे चुके हो इसमें, तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपका तैयारी अच्छे लेवल पे जा चुका है। तो आप लगे रहें और कोशिश करिए, क्योंकि अगर वैकेंसी ज़्यादा आएगी तो ज़रूर चांस है कि आपका एक न एक में हो जाएगा। एसएससी जीडी या एमटीएस जॉब लाइफ कैसी होती है, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? देखिए, मुझे जितनी जानकारी है, मैं अभी तक तो ज्वाइन नहीं किया ये दोनों को, निकलने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे सुनने में जितना आया था कि जीडी में देखिए क्या होता है कि फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और लाइफस्टाइल उतना बेहतर नहीं हो पाता, जहाँ तक मैं सुना था। तो मैं सोच रहा था कि अगर सरकारी नौकरी करना ही है तो थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए। जब उतना अगर कर सकते हैं तो ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर जीडी में कर ही लेंगे, सरकारी तो है वो भी। तो इस तरह से मैं मतलब मेरे हिसाब से जीडी का और एमटीएस तो फिर भी ठीक है, क्योंकि आपको एक ऑफिस में रहना, प्रॉपर ऑफिस में जो भी काम कराया जाए। लेकिन जीडी के लिए आपको प्रॉपर एक जगह नहीं है, आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है उसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा है। हाँ, जीडी में देखिए क्या फिजिकल वर्क ज़्यादा, और एमटीएस में भी आपको कुछ भी करा लेंगे। जैसे बहुत तरह के मिथ है, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन दोनों के बारे में मैं सुना था तो उसको स्किप कर दिया मैंने। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिलती तो आप क्या कर रहे होते अभी? ये गवर्नमेंट जॉब ना मिलती तो मैं क्या कर सकता था, हो सकता है कि मेरा फास्ट फूड का जो बिजनेस था उसको आगे बढ़ाता, या फिर कहीं 10-15 हज़ार की जॉब प्राइवेट में कर रहा होता, 15-20 हज़ार की जो भी मिल जाती, मेडिकल दुकान या फिर कहीं भी जहाँ मिलती। और क्या कर सकते हैं? सही बात है, और कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब आप अपने बिजनेस को चाहते कि आप बड़े लेवल पे ले जाए। चाहते कि उसको बड़े लेवल पे ले जाए, या फिर अगर वो ना चले उतना तो प्राइवेट जॉब तो है ही। मतलब आगे हारना नहीं है, क्योंकि कुछ भी आपको लाइफ में करना है, अगर ना हो तो आपको ऑप्शन जरूरी है रखना कि अगर ना हो तो ये कर सकते हैं। तो उस तरह से आपको डिमोटिवेशन नहीं आएगा जिंदगी में कभी। सही बात है, काफ़ी अच्छा सेशन रहा भाई। और कुछ सवाल आपकी तरफ से, या कुछ आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? तो बस मेरे तरफ से यही सजेशन है कि आपसे भी इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जो आपका चैनल है करियर तुरुत, उसमें देखा मैंने कि अच्छी अच्छी वीडियोस आती है जी। तो आप इनको फॉलो करिए जो भी देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको इस तरह की मोटिवेशन स्टोरी ये लाकर देते रहेंगे अच्छी अच्छी। तो हो सके तो इनको फॉलो करिए, क्योंकि आपके प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो और अपना प्रिपरेशन मत छोड़िए, अगर आप इसमें एक बार घुस चुके हैं तो इसको ये कोशिश करिए कि जीत कर ही आइए, क्योंकि आपको लोग याद रखेंगे आपकी मेहनत से याद नहीं रखेंगे, आपके सक्सेस से याद रखेंगे। मेहनत आपने कितनी की वो लोग नहीं देखेंगे, लोग देखेंगे कि आपने क्या अचीव किया। तो इसलिए कोशिश करिए अचीव करने का, ना कि सिर्फ मेहनत करके आधा मेहनत करके छोड़ देने का। हाँ, एक चीज़ हम सुने थे एक बारी कि बनता हुआ घर किसी को पसंद नहीं है, लेकिन बना हुआ घर हर किसी को पसंद है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने हमारे चैनल पे आकर इतना अच्छा जानकारी दिया।
धन्यवाद आपका भी। हाँ। आपने मुझे इतना टाइम दिया, अपना इंटरव्यू ले रहे हो मेरा, उसके लिए। नहीं नहीं, वेलकम भाई। टाइम तो आपने दिया अपना कीमती। और जी जी। साथियों, आप इसी तरह के वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको करियर ट्रुथ पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी खास वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।